एक प्रश्न। हुआन फैंग की बातों से वह क्षण भर के लिए अचंभित हो गई। उसके चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया। उसने तो बस आदतवश जवाब दिया था, लेकिन हुआन फैंग सही था। उसने सचमुच इस बार उसे बचा लिया था, और उसके प्रति उसका व्यवहार बिल्कुल भी सौहार्दपूर्ण नहीं था। हुआन फैंग से बात करते हुए उसके चेहरे के भाव नरम पड़ गए और उसने कहा, मेरी पहचान जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, और अगर तुमने इसका जिक्र न किया होता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। उस आदमी ने तुम्हें एजेंट बताकर बेनकाब कर दिया, है ना? मैं बस उत्सुक हूं और पुष्टि चाहता हूं। इसके अलावा मैं अनजाने में इस मामले में उलझ गया हूं। मेरा इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया है। मुझे उनके बदले की कार्रवाई का खतरा है। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त जानकारी जानने का पूरा अधिकार है ना? हुआन फैंग ने तर्क दिया। वह सच बोल रहा था, और वह महिला ये जानती थी। वो देश के उस आदमी ने वाकई उसकी पहचान उजागर कर दी थी। और चूंकि हुआन फैंग का उससे टकराव हुआ था, इसलिए उसका चेहरा दिख गया होगा, जिससे वे हुआन फैंग को उस महिला से जोड़ सकते थे, जो उनके लिए नुकसानदायक था। असल मुद्दा ये था कि हुआन फैंग उसके समूह का हिस्सा नहीं था, फिर भी वह यही रहता था, जिससे दुश्मनों के लिए उसे ढूंढना आसान हो गया था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि हुआन फैंग ने टकराव के दौरान जानबूझकर अपने चेहरे को छिपा लिया था। उसने भेस नहीं बदला था, लेकिन वह पीछे से रोशनी में रहा था, जिससे किसी के लिए भी उसे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो गया था। कुछ देर रुकने के बाद उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं बाय शियाओरू हूं, और मेरी पहचान वही है जो आपने सुनी है। तुम सचमुच एक एजेंट हो? हुआन फैंग ने हैरानी से कहा। ऐसे लोग तो उसके लिए कहानियों के पात्र थे, और उसने कभी किसी एजेंट से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। फिर भी नियमित कसरत के दौरान उसकी मुलाकात उससे हो गई। लेकिन उसका नाम बाय शियाओरू उसके गंभीर स्वभाव से मेल नहीं खाता था। वह लिटिल जेंटल बाय से ज्यादा बाय लिंगबिंग जैसी लग रही थी। हालांकि हमारे संगठन का नाम अलग है, लेकिन इसका सार वही है जो आपने अनुमान लगाया है, बाय शियाओरू ने समझाया। वे राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का हिस्सा थे, जिसका दर्जा एक सामान्य एजेंट से कहीं अधिक था। हुआन फैंग ने तुरंत सिर हिलाया और पूछा, तुम्हारी चोटें कैसी हैं? मैं मरने वाली नहीं हूं, बाय शियाओरू ने जवाब दिया। उसका चेहरा अब भी पीला और कमजोर था। उसके घाव स्पष्ट रूप से गंभीर थे, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति साफ झलक रही थी। अगला कदम क्या है? हुआन फैंग ने पूछा। मैं आज रात यहीं आराम करूंगी और कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगी। चिंता मत करो, इस घटना में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कल से तुम इस सब को भूलकर अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट सकते हो, बाय शियाओरू ने निर्देश दिया। हुआन फैंग के सामान्य जीवन का जिक्र करते हुए उन्होंने उसकी कुशलता को याद किया, जिससे पता चलता था कि वह साधारण से कहीं अधिक असाधारण था। ठीक है, हुआन फैंग ने उसे जाने देने की कोई इच्छा नहीं जताई। वैसे तुम्हारे पीछे कौन पड़े हैं? वे चीन के तो नहीं लगते, है ना? वे वो देश से हैं, बाय शियाओरू ने स्वीकार किया, क्योंकि उसने पहले ही हुआन फैंग को अपनी पहचान बता दी थी, इसलिए अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने में उसे कोई नुकसान नहीं लगा। वो देश से, इससे मेरी अरुचि का कारण समझ में आता है, हुआन फैंग ने टिप्पणी की। लेकिन वे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या तुम सवालों से भरे नहीं हो? बाय शियाओरू ने संदेह और सावधानी के मिले जुले भाव से हुआन फैंग को देखा। हुआन फैंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तो बस उत्सुक था। अब मेरी बारी है पूछने की, बाय शियाओरू ने पलटवार किया। हुआन फैंग द्वारा पूछे जाने के बाद वह पीछे हटने वाली नहीं थी। आपकी क्षमताओं को देखते हुए आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हैं, है ना? आप सब कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस एक साधारण आदमी हूं, हेवन प्राइड ग्रुप में सुरक्षा गार्ड। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद देख सकते हैं। आजकल सुरक्षा गार्ड का काम आसान नहीं है। आत्मरक्षा के कुछ हुनर के बिना आप इस पेशे में टिक नहीं पाएंगे। नौकरियां मिलना मुश्किल है, और अगर आप कोई गलती कर बैठे और निकाल दिए गए तो दूसरी अच्छी नौकरी ढूंढना आसान नहीं है, हुआन फैंग ने ईमानदारी और छल के मिले जुले भाव से समझाया। तुमने पहले मुझ पर और फिर अंत में नेता पर हमला करते समय किस तकनीक का इस्तेमाल किया था? बाय शियाओरू ने हुआन फैंग की पहचान के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, उसने बाद में इसकी जांच करने का फैसला किया। उसकी जिज्ञासा वास्तव में हुआन फैंग द्वारा अपने अचानक हमलों में इस्तेमाल की गई तकनीक को लेकर थी। तुमने सब कुछ गलत समझा है। छुपकर हमला करने की कोशिश तुमने की थी, मैंने नहीं, हुआन फैंग ने पलटवार करते हुए कहा। वैसे भी मुद्दा यह नहीं है। बाय शियाओरू की निगाहें हुआन फैंग पर टिकी रहीं, जाहिर तौर पर वह जवाब की उम्मीद कर रही थी।
अनिच्छा से हुआन फैंग ने स्वीकार किया, यह महज एक छिपा हुआ हथियार था। बाई शियाओरू को संदेह था, फिर भी उसे एहसास हुआ कि वह कितना भी दबाव डाले, हुआन फैंग और कुछ नहीं बताएगा। उसे यह नहीं पता था कि हुआन फैंग को बहुत पछतावा हो रहा था। शुरू में उसकी पहचान से अनजान होने के कारण उसने जादू का सहारा लिया था। अगर उसे पता होता कि वह कौन है, तो वह ऐसा नहीं करता। उसकी समझदारी आश्चर्यजनक रूप से तेज थी, उसने केवल 2 बार ही इस तरकीब का इस्तेमाल किया था कि उसे पता चल गया। बाई शियाओरू आगे कुछ पूछने के लिए तैयार लग रही थी, लेकिन हुआन फैंग पहले ही स्नान करने के लिए मुड़ चुका था, जिससे बातचीत रुक गई। जाहिर है, उसकी पैनी नजर ने उसे डरा दिया था। वह उसकी मौजूदगी में ज्यादा बोलने से डर रहा था, कहीं उसकी पोल न खुल जाए। वह कोई साधारण इंसान नहीं थी, और जरा सी भी चूक उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी। हालांकि हुआन फैंग ने उसके सवालों से बचने की कोशिश की, लेकिन बाई शियाओरू अपनी जिज्ञासा छोड़ने वालों में से नहीं थी। बाथरूम से बाहर आने के बाद उसने उससे एक और सवाल पूछा, जिससे उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। उसने आगे बातचीत न करने की योजना बनाई थी, क्योंकि वह जानता था कि अगले दिन उसके जाने के बाद शायद उनके रास्ते फिर कभी नहीं मिलेंगे और मामला सुलझ जाएगा। फिर भी उसके सवाल ने उसे अपनी ओर खींच लिया। क्या तुम आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो? बाई शियाओरू ने उससे आंखें मिलाकर पूछा। हुआन फैंग अचंभित रह गया। उसी दिन सुबह उसने रेस्तरां में कियू निंगशुन के साथ आंतरिक ऊर्जा के बारे में चर्चा की थी। बाई शियाओरू को इसके बारे में कैसे पता चला? क्या यह उतना ही गुप्त रहस्य नहीं था जितना उसने सोचा था? लगता है आपको इसमें वाकई महारत हासिल है। बाई शियाओरू ने हुआन फैंग की प्रतिक्रिया से यह निष्कर्ष निकाला। उसकी हैरानी स्पष्ट थी, फिर भी उसने उसकी कुशलता को स्वीकार किया। क्या सबको इसके बारे में पता है? हुआन फैंग ने अपनी आंतरिक उलझन को व्यक्त किया। आंतरिक ऊर्जा आपका मतलब है? बाई शियाओरू ने स्पष्ट किया, बिल्कुल नहीं। यह आम जानकारी नहीं है। वास्तव में केवल कुछ ही लोग इससे अवगत हैं। ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन नगण्य भी नहीं है। इस दुनिया में भले ही कोई स्पष्ट मार्शल आर्ट समुदाय न हो, लेकिन एक अनूठा मार्शल आर्ट मंडल अवश्य मौजूद है। क्या आपके गुरु ने आपको इसके बारे में नहीं बताया? C312 में रुचि है। गुरु? हुआन फैंग रुका, उसे अचानक एक बात समझ में आई। बाई शियाओरू ने मान लिया था कि उसकी आंतरिक ऊर्जा किसी गुरु द्वारा प्रदान की गई है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका कोई गुरु नहीं था। परिणामस्वरूप किसी ने भी उसे मार्शल आर्ट की दुनिया के गुप्त पहलुओं के बारे में नहीं बताया था। बिल्कुल सही। आम आदमी के लिए ऐसे मामले रहस्य से घिरे होते हैं, उनकी समझ से परे होते हैं। लेकिन हम जैसे जानकार लोगों के लिए यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, बाई शियाओरू ने विस्तार से बताया। आपका मतलब है कि आपके पास भी आंतरिक ऊर्जा है? हुआन फैंग ने पूछा। बाई शियाओरू ने सिर हिलाते हुए समझाया, दरअसल आज पीछा करने वालों का नेता जिसे तुमने सबसे पहले गिराया भी आंतरिक ऊर्जा के समान शक्ति रखता है। उनके देश में इसे आंतरिक ऊर्जा नहीं बल्कि मूल ऊर्जा कहा जाता है। शब्दावली अलग है, लेकिन सार एक ही है। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। उसे अपनी यह अंतर्ज्ञान याद आ गई कि वह व्यक्ति असाधारण था, स्पष्ट रूप से बाकियों से अलग था। मैं समझ सकती हूँ कि तुमने अभी हाल ही में आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करना शुरू किया है। घात लगाकर किए गए हमले ने तुम्हारे प्रतिद्वंदी को चौंका दिया और तुम्हारी जबरदस्त आंतरिक ऊर्जा ने बाजी पलट दी और उसे दूर फेंक दिया। अगर यह सीधा मुकाबला होता तो विजेता का अनुमान लगाना मुश्किल होता, बाई शियाओरू ने सोचा। और हाँ, तुम्हारे छिपे हुए हथियारों को भी मत भूलो। उनके साथ मेरा मानना है कि तुम फिर भी जीत जाओगे, हालांकि यह आसान नहीं होगा। छिपे हुए हथियारों का जिक्र करते हुए उसने हुआन फैंग को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा, लेकिन उसने अनभिज्ञता का नाटक किया। हुआन फैंग को अब अपनी जीत का संयोग समझा में आ गया था। क्या उनकी सेना में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं? ज्यादा नहीं, बाई शियाओरू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। आज हमारा पीछा करने वालों में से केवल नेता के पास ही आंतरिक ऊर्जा थी। उनकी सेना में भी ऐसे ही गुण वाले लोग हैं, लेकिन हमारा उनसे सीधा सामना नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने आपको तुरंत वहां से निकलने के लिए कहा था। बाई शियाओरू ने यह भी समझ लिया था कि हुआन फैंग को आंतरिक ऊर्जा का सीमित अनुभव था। उसकी अद्वितीय और शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा तो जबरदस्त थी, लेकिन उसके पास आवश्यक मात्रा और युद्ध का अनुभव नहीं था। समान कौशल वाले कई दुश्मनों का सामना करने पर उनकी सफलता की संभावना काफी कम हो जाती, खासकर बाई शियाओरू के होने से। अगर पीछा करने वाले उन्हें पकड़ लेते तो उन दोनों के लिए बच निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता।
बाई शियाओरू का पहले हुआन फैंग से ज्यादा बातें साझा न करने का कारण उसकी अपनी कोई उलझन नहीं थी, बल्कि उसके प्रति उसकी बढ़ती रुचि थी। यह कोई प्रेमपूर्ण रुचि नहीं थी, बल्कि हुआन फैंग की युद्ध कला में निपुणता के प्रति आकर्षण था, और वह उसे अपने संगठन में भर्ती करना चाहती थी। आंतरिक ऊर्जा के स्वामी दुर्लभ थे, और बाई शियाओरू स्वाभाविक रूप से खुले में किसी एक से मिलने के लिए उत्सुक थी। हुआन फैंग के रहस्यमय छिपे हुए हथियार के साथ बाई शियाओरू जैसी सक्षम व्यक्ति भी उसकी चालों से अचंभित और फंस सकती थी। हुआन फैंग अपनी दुविधा को समझ गया था। बाई शियाओरू की उपस्थिति में जादू का सहारा लिए बिना उसकी युद्ध क्षमता काफी हद तक कमजोर हो जाएगी। जल्द से जल्द वहां से निकल जाना ही उसके हित में था। इसके अलावा इस पूरे मामले से उसका कोई लेना देना नहीं था। वह महज संयोग से वहां पहुंच गया था। हालांकि बाई शियाओरू द्वारा वर्णित अनोखे मार्शल आर्ट समुदाय के बारे में जानकर हुआन फैंग उत्सुक था, लेकिन वह अपने जीवन को जटिल नहीं बनाना चाहता था। वह अपना सरल जीवन जीना चाहता था, और उसकी अंतरात्मा उसे चेतावनी दे रही थी कि बाई शियाओरू के साथ अधिक उलझने से उसका शांत जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए हुआन फैंग ने आगे पूछताछ न करने का निश्चय किया। सुबह तक बाई शियाओरू जा चुकी होगी, और यह घटना उससे पूरी तरह अलग हो जाएगी। वह एक सुरक्षा गार्ड के रूप में अपनी सामान्य भूमिका में लौट जाएगा। हुआन फैंग को इस बात का पता नहीं था कि बाई शियाओरू को उसमें दिलचस्पी हो गई थी, और उससे पीछा छुड़ाना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। आज रात के लिए आप मुख्य शयन कक्ष के बगल वाला कमरा इस्तेमाल कर सकती हैं। उसमें कंबल और आपकी जरूरत की हर चीज मौजूद है, हुआन फैंग ने कहा, यह देखकर कि उसका पीलापन कम नहीं हुआ था। रात हो चुकी थी, और अपनी चोटों से उबर रही बाई शियाओरू को निस्संदेह आराम की जरूरत थी। हुआन फैंग बाई शियाओरू के प्रति सम्मान से भर गया। पेट में गंभीर चोट, संभवतः गोली लगने से होने के बावजूद, वह उससे ऐसे बात कर रही थी मानो उसे कोई चोट न आए हो। उसकी सहनशक्ति ऐसी थी जिसकी बराबरी कई पुरुष नहीं कर सकते थे। ठीक है, बाई शियाओरू ने जवाब दिया। हुआन फैंग को संभावित सहयोगी के रूप में देखते हुए उनके शुरुआती मुलाकात की तुलना में उनका व्यवहार काफी नर्म हो गया था। कैसा रहा? क्या तुमने उस महिला को पकड़ लिया? एक आलीशान दफ्तर में जब हुआन फैंग और बाई शियाओरू आराम करने के लिए बैठ ही रहे थे, तभी एक समूह उनसे संबंधित किसी विषय पर चर्चा कर रहा था। करीने से कटी मूंछों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, नहीं, वे हमसे बचकर निकल गए। सवाल पूछने वाले ने जोरदार श्वैका की आवाज के साथ अपना हाथ मेज पर पटका। हताश होकर उसने जोर देकर पूछा, चांद द्वीप? वह भाग निकली। इससे हमारी योजनाओं में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कियानजुन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चांग आइलैंड ने उसे आश्वस्त किया। हमारे लोगों के मिलने से पहले उसने ज्यादा कुछ नहीं सुना था। उसे कोई भी मूल्यवान चीज नहीं मिली। चांग द्वीप के ठीक सामने टोन कियानजुन खुद बैठे थे। आश्वासनों के बावजूद टांग कियानजुन की चिंता बनी रही। वे लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं, शायद उन्हें शक होने लगा है। क्या हमें कुछ समय के लिए छिप नहीं जाना चाहिए? कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं है। चांग आइलैंड ने हाथ हिलाते हुए बात को टाल दिया। यह महज एक छोटी सी रुकावट थी। मेरी टीम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। अगर उसने दोबारा कोशिश की तो वह बच नहीं पाएगी। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ अधिकारी तुरंत कार्रवाई करने को कह रहे हैं, इसलिए हमें इस खेप को तुरंत यहां से निकालना होगा। टोन कियानजुन बेचैन था। चांग द्वीप हुआशिया का निवासी न होने के कारण स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पा रहा था। टोन कियानजुन, जिसने अपना पूरा जीवन इसी देश में बिताया था, कुछ खास लोगों से पंगा लेने के परिणामों को भली भांति जानता था, यहाँ तक कि किंग प्रांत का सबसे धनी व्यक्ति होने के बावजूद भी उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था। कियानजुन, आप निश्चिंत हो जाए, सब कुछ संभाल लिया जाएगा। आप बस सामान तैयार करने पर ध्यान दीजिए, चांग आइलैंड ने उसे एक बार फिर आश्वस्त करते हुए कहा और उठकर चला गया, टोन कियानजुन को उसकी चिंताओं के साथ अकेला छोड़कर। ऑफिस के बाहर चांग आइलैंड का व्यवहार बदल गया जब उसने अपने सहयोगी से पूछा, मात्सुतानी की स्थिति क्या है? उनकी पहले वाली सहजता और आत्मविश्वास गायब हो गया था। उसकी जगह स्पष्ट चिड़चिड़ाहट और चिंता दिखाई दे रही थी। उनका दाहिना हाथ फिलहाल काम नहीं कर रहा है। वे ठीक हो पाएंगे या नहीं, यह अभी अनिश्चित है, उनके सहयोगी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। C-313 नए कर्मचारी ने रिपोर्ट किया था। बेकार, तुम सब बिल्कुल निकम्मे हो। तुम में से इतने सारे लोग एक बुरी तरह घायल महिला के पीछे पड़े रहे, और वो अभी तक फरार है। तुम्हारा क्या काम है? चियू ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसके आसपास मौजूद लोगों ने सिर झुका लिया, किसी ने भी पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की।
क्या किसी ने उस आदमी की पहचान की? क्या वह उस महिला का साथी हो सकता है? चियू ने कुछ देर तक बड़बड़ाते हुए कहा, फिर रुककर हुआन फैंग के बारे में पूछा। हम अभी भी अनिश्चित हैं। मात्सुतानी ने उससे बातचीत की, लेकिन जल्दबाजी में और कम रोशनी के कारण हम उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। हालांकि संभावना है कि वह उस महिला से जुड़ा हुआ है। आखिरकार वही तो उसे अपने साथ ले गया था, पास में मौजूद किसी व्यक्ति ने जवाब देने की उत्सुकता से कहा। चियू को भी कुछ इसी तरह का संदेह था। ये स्वाभाविक था कि अगर उन्हें उन पर शक था तो विरोधी अकेले नहीं आएंगे। उनकी पिछली लापरवाही उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। सुरक्षा बढ़ाओ, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। वो महिला वापस आएगी, चियू ने आदेश दिया। जी श्रीमाना। चियू के जाने के बाद टोन कियानजुन कमरे में इधर उधर घूमने लगा और अपनी अगली चाल के बारे में सोचने लगा। योजना सीधी सादी थी, उस औरत को खत्म करना और कुछ समय के लिए छिप जाना। एक बार यह माल गायब हो जाए तो वह चैन की सांस ले सकता था। अगर मन में कोई संदेह रह भी जाता तो भी वह उसे छू नहीं पाता। लेकिन अब एक अप्रत्याशित रक्षक द्वारा महिला को ले जाने के कारण उनका ऑपरेशन खतरे में पड़ सकता है। फिलहाल छुपकर रहना ही समझदारी भरा कदम लग रहा था, लेकिन कारोबार फिर से शुरू करने से पहले उन्हें तूफान के गुजरने का इंतजार करना होगा। लेकिन चुवान द्वीप के दल ने असहमति जताई, जिससे टोन कियानजुन बेहद क्रोधित और असहाय हो गया। उन्होंने उसकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया और उसे खतरे में डाल दिया। वह उनसे पंगा नहीं ले सकता था, लेकिन वह उन्हें अपना भाग्य तय करने भी नहीं दे सकता था। कोई भी आसानी से झुककर टोन कियानजुन के मुकाम तक नहीं पहुंचता। उसने उन लोगों का एहसान चुकाया था जिन्होंने उसे ऊपर उठने में मदद की थी, और अब वे उसे गिराने पर तुले हुए थे। वह बिना लड़ाई के हार नहीं मानेगा। दृढ़ निश्चय के साथ टोन कियानजुन ने अपने जबड़े भींचे और एक निर्णय लिया। उसने अपने भरोसेमंद सहायक को बुलाया और अपनी योजना बताई। वह भली भांति जानता था कि खुलेआम दूसरों का विरोध करने का मतलब अपने सारे संबंध तोड़ देना था, लेकिन अगर वह सही चाल चलता तो वह सारा दोष उस महिला के संगठन पर डाल सकता था। इस तरह वह खुद को बेनकाब होने से बचा लेता और पर्दे के पीछे काम करने वालों को उनके किए का सबक सिखा देता। टोन कियानजुन अपने मन में इस मामले की सावधानीपूर्वक योजना बना रहा था। अगली सुबह जागने पर हुआक फैंग ने पाया कि बाई शियाओरू जा चुकी थी, जिससे उसे राहत मिली। लेकिन जैसे ही उसने खुद को यकीन दिलाया कि अब उनके रास्ते दोबारा नहीं मिलेंगे, उसे बाई शियाओरू का छोड़ा हुआ एक नोट मिला। हम फिर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, हुआन फैंग ने संदेश पढ़ते हुए बुदबुदाया। पिछली रात हुई मुलाकात के दौरान उसे जिस खतरे का सामना करना पड़ा था, उसे देखते हुए उसे डर था कि आगे की मुलाकातों से उसकी जान को खतरा हो सकता है। हुआन फैंग को उम्मीद थी कि बाई शियाओरू जल्द ही उसे भूल जाएगी और दोबारा उससे मिलने नहीं आएगी। इसी सोच के साथ वह काम पर निकल पड़ा। एक बार फिर हुआन फैंग को बिना कार के होने की पीड़ा सहनी पड़ी और भीड़ भरी बस में सफर करना पड़ा। शुक्र है कि सप्ताहांत था और बस में सामान्य से कम भीड़ थी, जिससे यात्रियों की सामान्य भीड़ से थोड़ी राहत मिली। नहीं, ये ठीक नहीं है। पैसे आते ही मैं कार जरूर खरीदूंगा। साथ ही कारखाने को भी एक कार की जरूरत है। हुआन फैंग ने मन ही मन ठान लिया और बस के हिलने डुलने के साथ झूमने लगा। उन्हें ही वाहन की आवश्यकता नहीं थी, कारखाने के संचालन के लिए भी यह उपयोगी होता। उचित परिवहन के बिना कर्मचारियों के लिए अन्य कंपनियों या कारखानों के साथ व्यापार वार्ता करना अव्यावहारिक था। टैक्सियों पर निर्भर रहना न केवल असुविधाजनक था, बल्कि इससे उनके व्यापारिक साझेदारों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था। हुआन फैंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने कॉलेज में अपने खाली समय का सदुपयोग करके लाइसेंस प्राप्त कर लिया था, और कॉलेज के माध्यम से पंजीकरण कराना अधिक किफायती था। उन्होंने और गुओ लियांग दोनों ने ड्राइविंग टेस्ट के लिए पंजीकरण कराया और पास कर लिया। अंतर यह था कि हुआन फैंग को सु यूमो की मदद शुरू करने से पहले तक ड्राइविंग का अभ्यास करने का मौका नहीं मिला था, जबकि गुओ लियांग को अपने पिता की कार को मौज मस्ती के लिए चलाने की सुविधा प्राप्त थी। जब हुआन फैंग कारखाने पहुंचे, तब तक कई उम्मीदवार जो एक दिन पहले प्रारंभिक साक्षात्कार में सफल हो चुके थे, वहां पहुंच चुके थे। सप्ताहांत होने के बावजूद जब हुआन फैंग ने उनसे उसी दिन आकर पंजीकरण कराने के लिए कहा, तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई। वे सभी जल्द से जल्द अपनी नई नौकरी शुरू करना चाहते थे। कुछ ही देर बाद गुओ लियांग वहां पहुंच गया। वहीं कारखाने के दैनिक कामकाज का प्रबंधन करता था। बड़ी संख्या में सेल्स पर्सन को काम पर रखने के बाद हुआन फैंग अपनी टीम के इन भावी सदस्यों से मिलने के लिए उत्सुक था।
कारखाने में कर्मचारी धीरे धीरे आने लगे, हालांकि सभी मौजूद नहीं थे, केवल कुछ ही चुने हुए कर्मचारी थे जो ओवरटाइम वेतन के हकदार थे। इसका कारण ये था कि सीवेज ट्रीटमेंट उपकरण का उत्पादन हाल ही में शुरू हुआ था। हुआन फेंग और गुओ लियांग दोनों ही उत्पादों को जल्दी बाजार में उतारना और उत्पादन बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ओवरटाइम को मंजूरी देने का फैसला किया। एक बार परिचालन सुचारू रूप से चलने लगे तो ऐसे उपायों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मास्टर हे भी कार्यशाला की देखरेख करने और बिक्री टीम को रुईजी सीवेज ट्रीटमेंट उपकरण की विशेषताओं के बारे में जानकारी देने के लिए मौके पर मौजूद थे। आखिर अगर विक्रेता खुद उस उत्पाद को नहीं समझते जिसे वे बेच रहे हैं, तो वे अपने ग्राहकों को प्रभावी ढंग से कैसे बेच पाएंगे? इस बात को सभी ने बखूबी समझा, इसलिए उन्होंने मास्टर हे के प्रस्तुतिकरण पर पूरा ध्यान दिया। इस समूह के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वे हमारे उत्पादों का सफलतापूर्वक विपणन कर सकते हैं? हुआन फेंग ने कमरे के ठीक बाहर खड़े गुओ लियांग से पूछा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारे उत्पाद उत्कृष्ट हैं और अगर बिक्री टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो हम हमेशा नए लोगों को ला सकते हैं। गुओ लियांग ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। बिक्री पद के लिए कोई सख्त आवश्यकताएं नहीं थीं और यदि आवश्यक हो तो कर्मचारियों को बदलना आसान होगा। हुआन फेंग सहमत थे, उनकी सोच भी यही थी। अन्यथा वे एक दिन पहले हुए संक्षिप्त साक्षात्कार के तुरंत बाद उन्हें काम शुरू करने के लिए न कहते। इस बीच विक्रेता उत्साह से भरे हुए थे। उनमें से कई लोग काम ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्हें तत्काल नौकरी की आवश्यकता थी, जिसके कारण वे इस साधारण कारखाने में आए। उन्होंने नौकरी की तलाश जारी रखते हुए काम करने के इरादे से काम शुरू किया। शुरू में उनकी उम्मीदें कम थीं। इतने छोटे से काम से कौन से बेहतरीन उत्पाद बन सकते थे? अगर उत्पाद नहीं बिकते तो उन्हें कमीशन नहीं मिलता, जिसका मतलब था मामूली वेतन। लेकिन मास्टर हे के परिचय को सुनने और उनके प्रत्यक्ष प्रदर्शन को देखने के बाद उनके दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गए। C314 संयोगवश मुलाकात। नए सेल्स कर्मचारियों को यह देखकर मुश्किल से ही यकीन हो रहा था कि इतनी मामूली फैक्ट्री, जिसका मालिकाना हक हाल ही में बदला था, इतने शानदार उत्पाद बना सकती है। अगर उन्होंने सिर्फ मास्टर हे की तारीफें सुनी होती तो शायद वे फिर भी संदेह में रहते, क्योंकि लोग अक्सर अपने उत्पादों की खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन निर्णायक कारक मास्टर हे का प्रत्यक्ष प्रदर्शन था। इसकी प्रभावशीलता को प्रत्यक्ष रूप से देखकर वे रुईजी ब्रांड के अपशिष्ट जल उपचार उपकरणों की गुणवत्ता और नवीनता की सराहना कर सके, भले ही उन्हें इस तकनीक का कोई पूर्व अनुभव न हो। ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए उन्हें जहाज पर बने रहने के अपने निर्णय पर राहत का एहसास हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि सामने मौजूद अवसर उनकी प्रारंभिक सोच से कहीं अधिक आशाजनक था। कारखाने के छोटे आकार और कम कर्मचारियों को देखते हुए वे नए मालिक द्वारा नियुक्त की गई शुरुआती टीम का हिस्सा थे। उत्पादों की उच्च गुणवत्ता को देखते हुए उन्होंने कारखाने के लिए अच्छे मुनाफे और विकास की उम्मीद जताई, जिससे निश्चित रूप से इसका विस्तार होगा। जब तक उनका प्रदर्शन खराब नहीं था, तब तक उन्हें पहले कर्मचारी होने का लाभ मिलने की पूरी संभावना थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे तुरंत काम शुरू करने और विभिन्न कारखानों को सामान बेचना शुरू करने के लिए उत्सुक थे। उनकी बेचैनी स्पष्ट रूप से झलक रही थी। हालांकि आज बिक्री संबंधी बातचीत का दिन नहीं था। रुईजी ब्रांड के अपशिष्ट जल उपचार उपकरणों से परिचित होने के अलावा उन्हें प्रतिस्पर्धी उत्पादों से भी अवगत होना आवश्यक था। बाजार की पूरी जानकारी होने से वे अपने उत्पादों के अनूठे लाभों को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय तरीके से बता सकेंगे। वैकल्पिक उपचार विकल्पों के बारे में उनका ज्ञान जितना गहरा होता गया, उनका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता गया। अपनी शुरुआती झिझक के बावजूद वे अब अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। उनके सामने इतना उज्ज्वल और लाभदायक करियर था कि उसे छोड़ना मूर्खता ही होती। हुआन फेंग कारखाने के कामकाज तक ही सीमित नहीं थे। मास्टर हे बिक्री टीम को उत्पाद प्रदर्शन के बारे में मार्गदर्शन दे रहे थे और गुओ लियांग कार्यशाला की देखरेख कर रहे थे, इसलिए सब कुछ नियंत्रण में था। झो रुलान मानव संसाधन संभालती थी और गुओ मैनधान वित्त का ध्यान रखती थी, जिससे हुआन फेंग पर कोई तत्काल काम का बोझ नहीं था और वे निश्चिंत होकर काम से दूर जा सकते थे। मानव संसाधन के क्षेत्र में झो रुलान के अनुभव के बावजूद गुओ लियांग और गुओ मैनधान सहित बाकी टीम के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में अनुभवहीन थे। हालांकि ये चिंता का विषय नहीं था। कारखाने का वर्तमान आकार और छोटी टीम एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करती थी। जैसे जैसे परिचालन बढ़ेगा, वे अपनी भूमिकाओं की बढ़ती मांगों को संभालने के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे। हालांकि हुआन फेंग कारखाने से निकल चुका था, लेकिन उसका दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे एक और काम निपटाना था।
कारखाने से निकलते ही उन्हें सू यूमो का फोन आया, जिन्होंने पूछा कि क्या वह उनके साथ घूमने चल सकते हैं। अपने कामों में व्यस्त न होने के कारण हुआन फैंग ने तुरंत निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मेंग जियाओ मूजू के साथ कुछ काम निपटाने गई है, इसलिए मैं आज कुछ दुकानों पर जाने की योजना बना रही हूँ, हुआन फैंग के आने पर सू यूमो ने बताया। असल में सू यूमो और शीमटक जियाओ ने साथ में इन दुकानों पर जाने का इरादा किया था, लेकिन तांग मुक्सुए की योजना कुछ और ही थी। उन्होंने शीमटक जियाओ को अलग अलग कार्यों में व्यस्त कर लिया और सू यूमो को सुझाव दिया कि वह हुआन फैंग को साथ ले जाएं। ये हुआन फैंग और सू यूमो के बीच संबंध मजबूत करने का एक स्पष्ट प्रयास था, और हालांकि सू पुमो इस स्थिति से थोड़ी शर्मिंदा थी, उन्होंने तांग मुक्सुए के इस नेक काम का स्वागत किया। हुआन फैंग को इस व्यवस्था से कोई आपत्ति नहीं थी। उनका शेड्यूल खाली था और हेवन प्राइड ग्रुप के सदस्य के रूप में सू यूमो को सीधे स्टो के लिए स्थान खोजने में सहायता करना उनकी जिम्मेदारियों का हिस्सा था। इसके अलावा हुआन फैंग ने इसे अपने लिए संभावित दुकानों की तलाश करने के अवसर के रूप में देखा। हालांकि फिलहाल उसे किसी दुकान की जरूरत नहीं थी, लेकिन भविष्य अनिश्चित था और आज सू यूमो के साथ विकल्पों का पता लगाने का एक बेहतरीन अवसर था। सू यूमो जिन दुकानों में रुचि रखती थी वे शहर के मध्य में स्थित थीं, एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थी और वहां ग्राहकों की अच्छी खासी आवाजाही रहती थी। हालांकि प्रमुख स्थानों का वार्षिक किराया बहुत अधिक था और बिक्री में गिरावट कंपनी की प्रगति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती थी। सू यूमो और शी मेंगजियाओ दोनों ही सही चुनाव करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। सू यूमो ने हुआन फैंग को मार्गदर्शन देने का अवसर लिया और उनके द्वारा देखी गई प्रत्येक जगह के फायदे और नुकसान बताए। हालांकि सू यूमो ने उससे केवल 1 या 2 साल पहले ही स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, लेकिन व्यवसाय प्रबंधन में सू यूमो का अनुभव और जन्मजात प्रतिभा ऐसे क्षेत्र थे जहां हुआन फैंग को बहुत कुछ सीखना था। हुआन फैंग ने अपनी सीमाओं को पहचानते हुए विनम्रता के साथ स्थिति का सामना किया। सू यूमो के मार्गदर्शन से नाराज होने के बजाय वह उनकी अंतर्दृष्टि की वास्तव में सराहना करता था। यूमो, हुआन फैंग और सू यूमो अभी एक दुकान से बाहर निकलकर दूसरी दुकान की ओर जा ही रहे थे कि एक जानी पहचानी आवाज ने उन्हें चौंका दिया, जिससे उनमें आश्चर्य और क्रोध का मिलाजुला भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि टोंग जियान उनके पीछे पीछे आ रहा था। उसके साथ कई अंगरक्षक जैसे लोग थे जिनके हाथों में तरह तरह की चीजें थीं। टोंग जियान की निगाहें उन पर तीव्र क्रोध से टिकी हुई थीं, खासकर जब उसकी नजर हुआन फैंग पर पड़ी, मानो उसकी घूरती निगाहें उसे वहीं जलाकर राख कर देंगी। हुआन फैंग और सू यूमो दोनों ने ही यह नहीं सोचा था कि उनकी मुलाकात टोंग जियान से यहाँ इतनी अजीब जगह पर होगी। किस्मत का कैसा अजीब मोड़। काफी समय हो गया था जब टोंग जियान ने हेवन प्राइड ग्रुप में सू यूमो से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में हुआन फैंग ने दखल दिया था। टोंग जियान वापस नहीं लौटा था, इसका कारण रुचि की कमी नहीं थी, बल्कि अन्य मामलों में व्यस्त हो जाना था। फिर भी वह सू यूमो के मामलों में गहरी दिलचस्पी रखता था और दूर से ही उन पर नजर रखता था। हुआन फैंग को भली भांति पता था कि टोंग जियान की अनुपस्थिति का एक कारण उनके पैर में लगी चोट थी, जिसके लिए उन्हें कुछ समय आराम की आवश्यकता थी। फिर भी शहर की चहल पहल के बीच उनसे अचानक मुलाकात होना अप्रत्याशित था, खासकर ऐसे संयोगवश। आश्चर्य दोनों तरफ से था। टोंग जियान ने भी उनसे मिलने की उम्मीद नहीं की थी, खासकर तब जब हुआन फैंग सू यूमो के साथ खरीदारी करने गई हुई थी। टोंग जियान के पैर का इलाज अभी चल रहा था और उसके पिता टोंग कियानजुन ने उसके आगे के इलाज के लिए विदेश जाने की योजना बनाई थी। कागजी कार्रवाई में उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा था, जिससे देरी हो रही थी। लेकिन टोंग जियान के लिए ये कागजी कार्रवाई मामूली थी। वह जाने से पहले सू यूमो से एक बार फिर मिलना चाहता था और खाली हाथ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सू यूमो के बार बार मना करने के बावजूद वह उपहार लाकर अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए दृढ़ था। अपने बेटे की सेहत को लेकर चिंतित, खासकर उसकी सीमित गतिशीलता को देखते हुए, टोंग कियानजुन ने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अंगरक्षकों की संगति पर जोर दिया था। C-315 मेरा एक बॉयफ्रेंड है। टोंग जियान ने कभी सोचा भी नहीं था कि खरीदारी करते समय उसकी मुलाकात उसी व्यक्ति से होगी जिसे वह उपहार देने की योजना बना रहा था। स्थिति और भी खराब तब हुई जब उसके साथ एक और आदमी था, और वह कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि वह आदमी था जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। ये दृश्य देखकर उसका गुस्सा और भड़क उठा। उसे हुआन फैंग अच्छी तरह याद था। आखिर हुआन फैंग ही तो था जिसने सबसे पहले उसका अपमान किया था और उसे जरा भी सम्मान नहीं दिया था। टोंग जियान ने बदला लेने के लिए लोगों को भेजा भी था, लेकिन भाई बियाओ के दल ने काम बिगाड़ दिया और चाचा ली का हाल भी कुछ खास नहीं था।
फिर टोंग जियान की अपनी परेशानियों ने उसका ध्यान भटका दिया और हुआन फैंग से बदला लेने के लिए उसके पास समय और ऊर्जा नहीं बची। टोंग जियान हुआन फैंग को लगभग भूल ही चुका था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उसने उन्हें एक बार फिर आमने सामने ला दिया। और वहां हुआन फैंग उस महिला के साथ टहल रहा था जिसे टोंग जियान पसंद करता था। भला वह गुस्से से उबल न पड़ता। शुरू में टोंग जियान की हुआन फैंग के प्रति नफरत काबू में थी, एक मामूली मारपीट ही काफी होती। लेकिन अब उसे अपनी मनचाही औरत के साथ देखकर ईर्ष्या भड़क उठी और वह हुआन फैंग को खत्म करने की इच्छा करने लगा। और अगर उसे पता होता कि हुआन फैंग ने ही उसका पैर तोड़ा है, तो बदला लेने की उसकी इच्छा और भी तीव्र हो जाती। टोंग जियान को यकीन था कि उसे समझ आ गया है कि हुआन फैंग ने पहले दखल क्यों दिया था। वह नहीं चाहता था कि टोंग जियान सू यूमो के करीब आए। अपने गुस्से के बावजूद टोंग जियान ने मुस्कुराते हुए अपने दल के साथ हुआन फैंग और सू यूमो के पास जाने की कोशिश की। यूमो, ये तुम्हारे लिए है, उसने उपहार देते हुए कहा। उसके अंगरक्षक ने तुरंत डिजाइनर कपड़ों से भरा एक बैग उसे सौंप दिया। हुआन फैंग ने उस पर सरसरी नजर डाली। फिर भी सू यूमो ने इस इशारे पर लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने टोंग जियान से शांत भाव से कहा, युवा स्वामी टोंग, मैं चाहूंगी कि आप अपना उपहार वापस ले लें। मेरा इसे स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं है। और कृपया मुझे यूमो कहकर न पुकारें। आप मुझे मेरे पूरे नाम से या निदेशक सू कहकर संबोधित कर सकते हैं। यूमो, टोंग जियान ने कहना शुरू किया, लेकिन उसकी सिकुड़ी हुई भौहों को देखकर उसने तुरंत खुद को सुधारते हुए कहा, सुयूमो, आखिर हम दोस्त हैं। हमारी दोस्ती की भावना को ध्यान में रखते हुए, और चूंकि मैंने तुम्हें पहले भी कई बार उपहार दिए हैं, कृपया इसे स्वीकार करो। ये पैसे की बात नहीं है। लेकिन सू यूमो अपने इनकार पर अड़ी रही। टोंग जियान ने जिद करते हुए कहा, मैं जल्द ही देश छोड़कर जा रहा हूं और शायद कुछ समय तक वापस ना आऊं। मैं तुम्हारे लिए एक यादगार चीज छोड़ना चाहता था जिससे तुम मुझे याद रख सकी। कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद। सू यूमो ने एक बार फिर मना कर दिया। हुआन फैंग को आभास था कि टोंग जियान का विदेश जाना शायद उसकी पैर की चोट से जुड़ा हो सकता है। वह बहुत स्वाभिमानी था और अब लंगड़ा कर चलने के कारण वह निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यूमो, तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं सच्ची हैं। क्या तुम मुझे इतनी बेरहमी से ठुकरा सकती हो? टोंग जियान ने बड़ी ईमानदारी से विनती की, लेकिन मन ही मन वह गुस्से से उबल रहा था। उसे लगा कि उसने यूमो का पूरा सम्मान किया है, फिर भी उसने उसे ठुकरा दिया, खासकर सबके सामने। उसका गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन चूंकि वह सू यूमो का दिल नहीं जीत पाया था, इसलिए उसे अपने गुस्से को दबाना पड़ा। आपके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद, यंग मास्टर टोंग, लेकिन मैं ऐसा महसूस नहीं करती। मैंने ये पहले भी कहा है। सू यूमो को अब उनके संबोधन के तरीके को सुधारने की कोई जरूरत नहीं थी। वह उन्हें जल्दी से विदा करना चाहती थी। इसके अलावा मेरा अब एक बॉयफ्रेंड है। कृपया भविष्य में मुझे परेशान न करें। मेरे बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा। जब हुआन फैंग ये सोचकर हैरान था कि सू यूमो का बॉयफ्रेंड कब बन गया, तभी सू यूमो ने उसका हाथ पकड़ा और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया, ठीक आश्चर्यचकित टोंग जियान के सामने। संदेश इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था। हुआन फैंग एक पल के लिए चौंक गया, फिर उस पर हंसी और झुंझलाहट का मिला जुला भाव छा गया। उसे इशारा समझ आ गया था, वह उसका मानव कवच था। उसने विरोध करने के बारे में सोचा था, लेकिन सू यूमो की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका हाथ छुड़ाने का मन नहीं हुआ। इसके अलावा उसे टोंग जियान से कोई लगाव नहीं था और उसे थोड़ा परेशान करने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। हुआन फैंग को थोड़ी बेबसी महसूस हुई। उसने बड़ी मुश्किल से टोंग जियान का ध्यान खुद से हटा लिया था, लेकिन आज की घटना के बाद टोंग जियान शायद उसके प्रति और भी ज्यादा दुश्मनी पाल लेगा। अच्छी बात यह थी कि टोंग जियान जल्द ही देश छोड़कर जा रहा था। जब तक वह वापस आता, हुआन फैंग शायद उससे पहले जितना सावधान न रहता। सू यूमो के हाव भाव को देखकर टोंग जियान की निगाहें क्रोध और अविश्वास से भर उठीं। उसने पहले ही हुआन फैंग और सू यूमो को साथ देखकर कुछ गड़बड़ महसूस की थी, लेकिन सू यूमो के उच्च मानकों को जानते हुए उसने इस संदेह को नजरअंदाज कर दिया था। सू यूमो को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए एक साधारण चौकीदार में उसकी दिलचस्पी होने की संभावना और भी कम लग रही थी। टोंग जियान ने मान लिया था कि हुआन फैंग भी उसी की तरह एक और चाहने वाला है। हालांकि मामला उतना सीधा नहीं था जितना दिख रहा था। हो सकता है कि सू यूमो सिर्फ दिखावा कर रही हो, लेकिन उसका व्यवहार कुछ और ही इशारा कर रहा था।
भले ही उसके और हुआन फैन के बीच कोई गंभीर रिश्ता न हो, ये स्पष्ट था कि वह उसे नापसंद नहीं करती थी, बल्कि शायद उसके मन में उसके लिए भावनाएं भी थीं। इससे हुआन फैंग बहुत क्रोधित हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि वह खुद सू यूमो के करीब नहीं आ पाया था। यूमो, तुम उस जैसे आदमी में दिलचस्पी कैसे ले सकती हो? वह तो बस एक सुरक्षा गार्ड है। वह तुम्हारे स्तर का नहीं है। टोंग जियान ने गुस्से से भरी आवाज में हुआन फैंग की ओर इशारा किया। मुझे किसमें दिलचस्पी है, यह मेरा निजी मामला है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सू यूमो ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। तुमने खुद ही देख लिया है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। अब मुझे परेशान मत करो। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा बॉयफ्रेंड नाराज हो। फिर हुआन फैन की ओर कोमल निगाहों से देखते हुए सू यूमो ने धीरे से कहा, चलो चलते हैं। उसकी कोमल निगाहों ने हुआन फैन को थोड़ा अचंभित कर दिया और टोंग जियान का गुस्सा और भी भड़का दिया। वह क्रोध से कांप उठा और कुछ बोल पाने से पहले ही उसने देखा कि हुआन फैंग और सू यूमो वहां से जा चुके थे। तुम्हें धिक्कार है, नीच सुरक्षा गार्ड। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। हुआन फैंग को नुकसान पहुंचाने की टोंग जियान की इच्छा और भी तीव्र हो गई, जो उसे केवल सबक सिखाने के उसके पहले के इरादे से कहीं अधिक थी। हे श्रीमान चुवान द्वीप, मैं टोंग जियान हूँ। नमस्कार, क्या आप आज रात खाली हैं? मैं आपको रात के खाने पर ले जाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, फिर मिलते हैं। हुआन फैंग और सू यूमो के नजर से ओझल होते ही टोंग जियान ने चुवान द्वीप पर फोन किया। टोंग जियान को चुवान द्वीप और उसके पिता टोंग कियानजुन के बीच के व्यापारिक संबंध की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसके पिता ने उससे यह बात छुपा रखी थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि चुवान द्वीप अपनी ताकत के लिए जाना जाता था और उसके साथी बेहद शक्तिशाली थे। टोंग जियान ने पहले भी हुआन फैंग को सबक सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा था, जिससे उसे शक हुआ कि हुआन फैंग भी अपनी क्षमताओं से अछूता नहीं है। इसीलिए उसने हुआन फैंग से सीधे टकराव से परहेज किया था, क्योंकि उसे डर था कि हुआन फैंग उस पर ही पलटवार कर सकता है। फिलहाल उसका इरादा हुआन फैंग को खत्म करने का था, लेकिन उसे अपने अंगरक्षकों पर गहरा अविश्वास था। इसी वजह से उसने अपने पिता के मेहमान चुवान आइलैंड जून के बारे में सोचा। चुवान आइलैंड जून और उसके साथियों की मजबूत प्रतिष्ठा को देखते हुए वे इस काम के लिए भरोसेमंद उम्मीदवार लग रहे थे। C-316 में गुस्से से भरा हुआ था। मुझे माफ करें। टॉक जियान की नजर से ओडाल होते ही सू पुमो ने हुआन फैंग का हाथ छोड़ दिया और माफी मांगते हुए देखा। उसे साफ तौर पर इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने उसकी सहमति के बिना उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। लेकिन सू यूमो के लिए यह एक जरूरी रणनीति थी। टांग जियान के लगातार पीछा करने से उसका सब्र टूट चुका था। बार बार मना करने के बावजूद वह लगा रहा, जिससे सू यूमो पूरी तरह बेबस महसूस कर रही थी। ऐसे डांडाट से छुटकारा पाने का कोई और रास्ता न होने पर उसने ये कदम उठाया। हालांकि वह इस बात से अवगत थी कि इससे संभवतः टोंग जियान की ईर्ष्या और हुआन फैंग के प्रति द्वेष की भावना भड़क उठेगी, जिससे उसका पश्चाताप और बढ़ गया। सू यूमो इस रणनीति से परिचित थी, लेकिन अब तक उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। अगर कोई और उसके साथ होता तो वह इस बारे में सोचती भी नहीं। वह किसी को भी आसानी से गले लगाने वाली नहीं थी। हुआन फैंग की मौजूदगी ने ही उसे कदम उठाने के लिए मजबूर किया था। कोई बात नहीं, वैसे भी वो मुझे कभी पसंद नहीं करता था। अब तो वो मुझे थोड़ा और नापसंद करने लगेगा, हुआन फैंग ने बेपरवाही से कहा। लेकिन मन ही मन उसे चिंता सता रही थी। आखिर पहले तो एक मामूली सी रुकावट भी हिंसक प्रतिक्रिया का कारण बन गई थी। अब जब उसने टोंग जियान का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, तो इसका नतीजा गंभीर हो सकता था। भाई बियाओ की मृत्यु की स्मृति उस पर भारी पड़ रही थी। टोंग जियान कुछ भी करने में सक्षम था। मुझे पता है इससे आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं उससे तंग आ चुकी हूँ, सू यूमो ने आगे बताया। मैं समझ गया, हुआन फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना उतना बुरा नहीं है। ये सुनकर सू यूमो के गाल हल्के गुलाबी हो गए। ऐसा लग रहा था कि हुआन फैंग उसका प्रेमी बनने के विचार के लिए तैयार था। फिर भी शर्म के मारे वह इस बारे में अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रही थी। तुम्हारी गलती सुधारने के लिए आज रात में तुम्हें डिनर पर क्यों न बुलाऊं? सू यूमो ने मौके का फायदा उठाते हुए ये प्रस्ताव रखा। वह हुआन फैंग के साथ खाना खाने का बहाना ढूंढ रही थी, और अब उसे बिल्कुल सही मौका मिल गया था। लगता है आज रात मुझे तुम्हें एक शानदार डिनर कराना पड़ेगा, हुआन फैंग ने शरारत भरे लहजे में कहा। जो मन करे मंगवा लो, मेरी तरफ से है, सू यूमो ने बेफिक्री और अमीरी भरे अंदाज में जवाब दिया। दिन भर की घटनाओं के बाद दोनों को एक दूसरे के प्रति नया अपनापन महसूस हुआ और वे हंस पड़े।
जब वे खाने की जगह तय कर रहे थे तभी सु यूमो का फोन बज उठा। दूसरी तरफ शी मेंगजियाओ थी। बड़ी बहन यूमो, तुम कहाँ हो? उस पूंजीपति तांग मुक्सुए ने आखिरकार अपना काम खत्म कर लिया है। चलो साथ में खाना खाते हैं। शी मेंगजियाओ ने फोन पर सुझाव दिया। सु यूमो ने हुआन फैन की और एक नजर डाली और थोड़ी निराशा के साथ जवाब दिया, मतर्गजियाओ, आज रात मेरे कुछ कार्यक्रम हैं। तुम जाओ और मुक्सुए के साथ खाना खा लो। योजनाएं? कैसी योजनाएं? जी मेंगजियाओ हैरान लग रही थी। वे आमतौर पर रोज एक दूसरे से मिलती थीं और एक दूसरे की दिनचर्या से भली भांति परिचित थीं। उसके मन में हाल ही की एक शाम की याद आई जब बड़ी बहन यूमो ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन किया था जिसे उसे यूमो कहकर बुलाने का सौभाग्य प्राप्त था। क्या वह फिर से वही था? अत्यावश्यकता की भावना के साथ शी मतर्गजियाओ ने जोर देकर पूछा, बड़ी बहन यूमो, क्या आप उस आदमी के साथ रात का खाना खाने जा रही हैं जो पिछली रात तांग मुक्सुए के साथ था? जिया मतर्गजियाओ के त्वरित अनुमान से हैरान सु यूमो को जवाब देने में मुश्किल हुई क्योंकि हुआन फैंग वहीं मौजूद था। आज रात वापस आने पर इस बारे में बात करते हैं। मुझे अभी जाना है, उसने कहा और जिया मेंगजियाओ के जवाब देने से पहले ही कॉल काट दी। अगर डायरेक्टर शी को पता चला कि तुम उसके बजाय मेरे साथ खाना खा रहे हो तो मुझे यकीन है कि वो कल मेरी खूब क्लास लेगी। हुआन फैंग ने शी मतर्गजियाओ के संदेह से अनभिज्ञ होकर कहा। वह शी मतर्गजियाओ की अपने बारे में नापसंदगी से भली भांति परिचित था। नौकरी से न निकाला जाना अपने आप में एक वरदान था। उसने कल्पना की कि अगर शी को पता चल गया कि सु यूमो ने उसके साथ रहने के लिए श्री को ठुकरा दिया है तो वह कितनी मुसीबत में पड़ जाएगा। ये सुनकर सु चुमो खिलखिला उठी और उसे याद आया कि कैसे शी मेंगजियाओ ने एक बार हुआन फैन को खूब परेशान किया था। उसके स्तर तक मत गिरो, वह बस एक नासमझ बच्ची है जो थोड़ी जिद्दी है। उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं समझ गया। हुआन फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। उसे सु यूमो की बातों पर भरोसा था, इसीलिए उसने पहले थी मतर्गजियाओ से बहस करने की जहमत नहीं उठाई थी। चलो कुछ खाने चलते हैं, सु यूमो ने सुझाव दिया। चलो, बड़ी बहन यूमो हद से ज्यादा बोल रही है। मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी। सु यूमो ने अब शांत हो चुके फोन पर बुदबुदाते हुए कहा। क्या हुआ? बड़ी बहन यूमो कब आ रही है? तांग मुक्सुए भी बीच में बोली, जो अभी अभी शौचालय से लौटी थी और उन्हें पता नहीं था कि सु यूमो ने कार्यक्रम रद्द कर दिया है। वह नहीं जा रही है, वह फिर से उस आदमी के साथ खाना खाने जा रही है। शी मेंगजियाओ ने मुंह बनाकर शिकायत की। वह आदमी? तांग मुक्सुए रुक गई। उसके मन में हुआन फैन की छवि उभर आई, लेकिन शी मेंगजियाओ को सु सुमो के उससे संबंध के बारे में स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, वही लड़का जो उस रात मिला था जब तुम राजधानी से आई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बड़ी बहन यूमो दोस्ती से ज्यादा प्यार को अहमियत देगी। बस आज रात का इंतजार करो, मैं उसे खरी खोटी सुनाने वाली हूँ, शी मतर्गजियाओ ने कहा। तांग मुक्सुए ने अब पुष्टि कर दी कि सु यूमो वास्तव में हुआन फैन के साथ बाहर गई थी। चूंकि सु यूमो को हुआन फैन को बाहर बुलाने का विचार सबसे पहले तांग मुक्सुए का ही था, इसलिए उन्हें ये जानकर कोई खास हैरानी नहीं हुई कि वे आज रात साथ में खाना खा रहे हैं। अरे परेशान मत हो, शायद बड़ी बहन यूमो को उसकी खुशी मिल गई है। तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए, तांग मुक्सुए ने सांत्वना दी। मैं उसके लिए खुश हूँ, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने रिश्ते की आधिकारिक नहीं बनाया है और बड़ी बहन यूमो ने मुझे उसके लिए ठुकरा ही दिया है। मैं परेशान हूँ। ऐसा लगता है जैसे वह दोस्ती से ज्यादा प्यार को चुन रही है। अगर वे एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ गए तो मुझे यकीन है कि उससे मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। शी मेंगजियाओ ने अपनी भड़ास निकाली। ऐसा नहीं होगा, तुम शायद इस आदमी को जानती भी हो, वह यही हमारे बीच है। इसका मतलब है कि हम अक्सर मिलते रहेंगे। तांग मुक्सुए ने हुआन फैन की पहचान जानते हुए उसे आश्वस्त किया। बिल्कुल नहीं, हमारे जान पहचान वालों में से बड़ी बहन यूमो के लिए भला कौन अच्छा हो सकता है? जी मतर्गजियाओ को संदेह था। समय आने पर पता चल जाएगा, तांग मुक्सुए ने जवाब दिया और सारी जानकारी अपने तक ही सीमित रखने का फैसला किया। आखिर सु यूमो और हुआन फैन के रिश्ते की बात बताना उसका काम नहीं था, ये तो सु यूमो को ही बताना था। ठीक है, चलो कुछ खाने चलते हैं। यह तुम पहले नहीं कह रही थी कि तुम्हें बहुत भूख लगी है? तांग मुक्सुए ने सुझाव दिया। मेरी भूख मर गई है, मैं इतनी परेशान हूं कि खाना नहीं खा पा रही हूं, शी मेंगजियाओ ने जवाब दिया, जो अभी भी स्पष्ट रूप से नाराज थी। तांग मुक्सुए ने बस हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से शी मतर्गजियाओ को अपने साथ खींच लिया। C317 मैंने राजी किया।
अंततः शी मेंगजियाओ ने तांग मुक्सुए के साथ भोजन किया, हालांकि वह अपने चेहरे की उदासी और अपने दिल में असंतोष को छिपा नहीं सकी। इसी बीच हुआन फैंग सू यूमो के साथ भोजन कर रहा था और दोनों बहुत खुश थे। हुआन फैंग को विशेष रूप से जी मेंगजियाओ के चेहरे के भाव याद करके थोड़ी सी खुशी महसूस हो रही थी जब सू यूमो ने उसे ठुकरा दिया था। हालांकि सू यूमो अभी भी जी जियाओ के बारे में सोच रही थी और उस शाम उसे पूरी बात समझाने की योजना बना रही थी। जब हुआन फैंग और उनके साथी भोजन का आनंद ले रहे थे तो टोंग जियान भी अकेले नहीं बल्कि चियू के साथ भोजन करने के लिए बाहर आई थी। उनके बीच का माहौल काफी खुशनुमा था। चियू-कुन, ये व्यंजन जरूर चखिए। ये यहाँ की खास डिश है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, टोंग जियान ने विनम्रतापूर्वक निमंत्रण देते हुए कहा। उनकी विनम्रता का एक कारण उनकी मदद की जरूरत थी और दूसरा ये कि चियू उनके पिता टोंग कियानजुन के सम्मानित अतिथि थे। हालांकि टोंग जियान दुनियादारी में उतने माहिर नहीं थे, फिर भी वे उचित आतिथ्य सत्कार का महत्व समझते थे। चियू ने बड़े आराम से एक निवाला चखा और टोंग जियान की आशा भरी निगाहों के नीचे सहमति में सिर हिलाया। आप हुआशिया लोग शायद अन्य क्षेत्रों में उतने कुशल न हो, लेकिन आपके पाक कौशल वाकई प्रभावशाली हैं। उन्होंने टिप्पणी की। ये परवाह किए बिना कि यह सच्ची प्रशंसा थी या छुपकर किया गया ताना, टोंग जियान मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से, टोंग जियान, मुझे आज आमंत्रित करने का आपके पास कोई कारण जरूर होगा, चियू ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए कहा। चियू टोंग जियान से अच्छी तरह परिचित था, क्योंकि वह काफी समय से उसके पिता टोंग कियानजुन के साथ संपर्क में था। वह जानता था कि टोंग कियानजुन अपने बेटे को अपने कामों की जटिलताओं, विशेष रूप से वो देश से जुड़े मामलों से दूर रखने की कोशिश करते थे। हालांकि चियू टोंग जियान को पहचानता था, लेकिन उनकी मुलाकातें बहुत कम होती थीं और उनके बीच कोई खास सौहार्द नहीं था। आज अचानक भोजन के लिए मिला निमंत्रण इस बात का स्पष्ट संकेत था कि टोंग जियान को उसकी सहायता की आवश्यकता थी। चियू कुन हमेशा की तरह ही समझदार है, टोंग जियान ने थोड़ी चापलूसी करते हुए कहा, फिर सीधे मुद्दे पर आ गया। मुझे किसी को खत्म करने में आपकी मदद चाहिए। हत्या? चियू सचमुच चौंक गया, डर या दिखावे के कारण नहीं। आखिर वह टोंग जियान को मुश्किल से ही जानता था। अचानक इस तरह का अनुरोध मिलना वाकई चौंकाने वाला था। चियू के लिए टोंग जियान एक नासमझ अमीर लड़का था जो अपने साथियों के साथ छोटी मोटी लड़ाइयों में उलझता रहता था, लेकिन निश्चित रूप से हत्यारा रखने जैसा काम नहीं करता था। एक ऐसा व्यक्ति जिससे मैं घोर नफरत करता हूँ, टोंग जियान ने दांत भींचते हुए कहा, जो स्पष्ट रूप से उसके पिता के दुलार का परिणाम था। भला वह इतना लापरवाह कैसे हो सकता था कि एक लगभग अजनबी को ऐसा प्रस्ताव दे दे। माफ करना जियान, लेकिन मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। मैं इस तरह के मामलों में दखल नहीं देता, और लॉर्ड कियानजुन के सम्मान में मैं इस बातचीत को हम दोनों के बीच ही रखूंगा। ये कहते हुए चियू ने मन ही मन टोंग जियान के अंक काट लिए और प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैं आपको भुगतान कर सकता हूँ। व्यापार का मूल उद्देश्य पैसा कमाना ही तो है ना? साथ ही मुझे पता है कि आप लोग कुशल हैं। आप मेरी बात आसानी से मान लेंगे, टोंग जियान ने जिद की। हालांकि उसे चियू और उसके पिता के बीच के वास्तविक संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। माफ करना जियान, तुम्हें कहीं और देखना पड़ेगा। चियू ने टोंग जियान की जिद से अप्रभावित होकर जवाब दिया। वह यहाँ अपने काम से आया था, न कि कोई और काम ढूंढने, खासकर अब जब उन कामों पर नजर रखी जा रही थी। उसे किसी भी तरह की और परेशानी नहीं चाहिए थी। टोंग जियान की भौहें निराशा से तन गईं। उसे अपनी बात मनवाने की आदत थी और यह बात उसे परेशान कर रही थी कि उसकी मिन्नतों के बावजूद चियूटस से मज नहीं हुई। मुझे इस तरह मना करना क्या कुछ अनुचित नहीं है? टोंग जियान ने तेवर चढ़ाते हुए कहा। मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ। उनका साम्राज्य अंततः मुझे ही संभालना होगा और मैं धीरे धीरे बागडोर अपने हाथ में ले लूंगा। क्या आप हमारे साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखना नहीं चाहते? चियू की भौहें चिंता से तन गईं। वह भली भांति जानता था कि टोंग जियान सच कह रहा था। टोंग कियानजुन का इकलौता बेटा फिलहाल पारिवारिक कारोबार से अनजान था, लेकिन समय के साथ यह स्थिति बदल जाएगी। देर सवेर टोंग जियान का इसमें शामिल होना तय था। चुवान द्वीप इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था कि टोंग कियानजुन पहले से ही उनके चंगुल से मुक्त होने की योजना बना रहा था। किसी भी हालत में वह टोंग जियान को अपने मौजूदा कामों को जारी रखने की अनुमति नहीं देगा। टोंग परिवार मुख्य भूमि पर स्थित चुवान द्वीप के संगठन का एक शक्तिशाली और अनुभवी सहयोगी था, जिसके पास शक्ति और अनुभव दोनों थे। उन्होंने सहयोग का वादा भी किया था। ऐसे सहयोगी आसानी से नहीं मिलते, इसलिए न तो चुवान द्वीप और न ही उसका सहयोगी संगठन टोंग परिवार को छोड़ना चाहता था।
और एकमात्र उत्तराधिकारी होने के नाते टोंगजियान एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वे निश्चित रूप से नाराज नहीं करना चाहते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चुआन द्वीप ने टोंगजियान से संपर्क किया और कहा, श्रीमान जियान, कृपया हमें पहले स्थिति के बारे में संक्षेप में बताएं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आगे बढ़ना है या नहीं। टोंगजियान संतुष्टि भरी मुस्कान रोक नहीं सका। बातचीत उसके पक्ष में जा रही थी। जब चुआन द्वीप को पता चला कि हुआन फैन केवल एक सुरक्षा गार्ड है और उसे कुछ लड़ाई झगड़े का हुनर भी आता है, तो उसने प्रस्ताव पर कुछ देर विचार करने के बाद सहमति दे दी। लेकिन चुआन द्वीप इतना नर्म दिल नहीं था। उसने मौके का फायदा उठाते हुए टोंगजियान से कुछ और मांगे रख दी। अपने पिता की चालाकी से रहित टोंगजियान को आसानी से बहकाया जा सकता था। चुआन द्वीप ने तो अपने वरिष्ठों को ये सुझाव देने पर भी विचार किया कि वे अपने वर्तमान सहयोगी को बदल दें। टोंगजियान के हट जाने और टोंगजियान के टोन परिवार की बागडोर संभालने से वे अपना नियंत्रण और मजबूत कर सकते थे। लेकिन टोंगजियान उतना बुद्धिमान नहीं था और ऐसा कदम उल्टा पड़ सकता था। यह एक ऐसा निर्णय था जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी। फिर भी चुआन द्वीप ने इस बीच टोंगजियान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टोंगजियान को लगा कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, क्योंकि उसने न केवल अपना उद्देश्य पूरा किया बल्कि अपने पिता की साथी से भी संपर्क साध लिया, जिससे उसका अहंकार बढ़ गया। उसे पूरा यकीन था कि अब उसके पिता उसे बेकार नहीं समझ सकते। टोंगजियान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब वह चुआन द्वीप के साथ सुखद बातचीत का आनंद ले रहा था, तब उसका पिता उनके चंगुल से भागने और उनके सहयोग को समाप्त करने की साजिश रच रहा था। इसका मतलब यह नहीं था कि टोंगजियान खेल से बाहर निकलना चाहता था, वह बस नए गठबंधन तलाश रहा था। ऐसे लोगों के साथ काम करना जो उसके रहस्यों से अनजान थे और जो उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते थे। उसे अच्छा लग रहा था। किसी के अधीन रहने का एहसास वह लंबे समय से उतार फेंकना चाहता था। जाहिर है, हुआन फैन को इस बात का पता नहीं था कि टोंगजियान ने एक बार फिर किसी को उसके लिए मुसीबत खड़ी करने भेजा था। इस बार बात सिर्फ उसे सबक सिखाने की नहीं थी, यह कुछ ज्यादा गंभीर था। हालांकि हुआन फैन को कुछ पता नहीं था, फिर भी उसे शक था। आखिरकार वह टोंगजियान के स्वभाव से भली भांति परिचित था। C-318 बिक चुका था। दूसरी ओर बाई शियाओरू, जिसका पहले हुआन फैन से सामना हो चुका था, का गहन उपचार चल रहा था। उसकी शारीरिक स्थिति काफी अच्छी भी और चोटें जानलेवा नहीं थी। उसे पहले ही तत्काल आपातकालीन चिकित्सा मिल चुकी थी, इसलिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं थी। अब बस उसके ठीक होने का इंतजार था। शियाओरू, तुम कैसी हो? एक प्रभावशाली अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिंता भरी निगाहों से बाई शियाओरू की ओर देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, बाई शियाओरू ने जवाब दिया। ये जानकर राहत मिली, उस व्यक्ति ने राहत की सांस लेते हुए कहा। बाई शियाओरू को यह मिशन सौंपने की जिम्मेदारी उसी की थी और वह जानता था कि जोखिम बहुत ज्यादा नहीं है। बाई शियाओरू उन्हें संभालने में पूरी तरह सक्षम थी। फिर भी उसकी चोट अप्रत्याशित थी और स्थिति की जटिलताएं उसके शुरुआती अनुमानों से कहीं ज्यादा थीं। मुख्य महोदय, स्थिति हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर निकली। विपक्ष बेहद सतर्क है और मैं ठोस सबूत जुटाने में असमर्थ रही, बाई शियाओरू ने बताया। बाई शियाओरू के सामने उनके बयूरो के प्रमुख रोंगनिंग खड़े थे, जो अपने आप में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। तुम्हारी योजना क्या है? रोंगनिंग ने बाई शियाओरू से नजरें मिलाते हुए पूछा। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर होगी, मैं वापस जाने का इरादा रखती हूँ। मैं निर्णायक सबूत हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, बाई शियाओरू ने घोषणा की। उन्हें टोंगजियान पर शक था, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसे गिरफ्तार करने से निश्चित रूप से सनसनी फैल जाएगी और अकाट्य सबूत के बिना वे जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमें निश्चित रूप से जांच जारी रखनी होगी, लेकिन आपको गंभीर चोट लगी है। बेहतर होगा कि हम किसी और को भेजें, रोंगनिंग ने स्थिति पर विचार करने के बाद सुझाव दिया। चीफ, मैं ठीक हूँ। साथ ही मैं इस मामले पर काफी समय से काम कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह जानती हूँ। किसी और के लिए यह इतना आसान नहीं होगा, बाई शियाओरू ने तर्क दिया। रोंगनिंग बाई शियाओरू को वापस फील्ड में भेजने में हिचकिचा रहा था, लेकिन वह उसकी बात को नकार नहीं सका। इस मामले में किसी और के पास बाई शियाओरू जितना ज्ञान नहीं था। इसके अलावा पिछली बार जब मैं आई थी तो मेरी मुलाकात एक बेहद दिलचस्प व्यक्ति से हुई थी। मैं उससे दोबारा मिलने के लिए उत्सुक हूँ, बाई शियाओरू ने कहा। उसके विचार हुआन फैन की ओर चले गए। एक दिलचस्प व्यक्ति, रोंगनिंग की जिज्ञासा बढ़ गई। हाँ, लेकिन मैंने अभी तक उसकी पृष्ठभूमि की पूरी जांच नहीं की है।
एक बार जांच हो जाने पर मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगी, बाय शियाओरू ने उसे आश्वासन दिया। ये ठीक है। रोंग निंग बाय शियाओरू के स्वभाव से परिचित थी। वह उन चीजों के बारे में लापरवाही से नहीं बोलती थी जिनके बारे में वह अनिश्चित थी या जिन्हें वह समझ नहीं पाती थी। हुआन फैंग और सु यूमो का खाना खत्म होने के बाद कोई और योजना न होने के कारण सु यूमो घर की ओर चल पड़ी। जैसा कि उम्मीद थी, शिमटर जियाओ सोने नहीं गई थी और उसका इंतजार कर रही थी। क्या तुम दोनों ने इतनी जल्दी खाना खत्म कर लिया? सु यूमो ने उनसे पूछा। हम, जी मेंगजियाओ ने गुस्से से कहा। बड़ी बहन चुमो, ये ठीक नहीं है। तुम अपने दोस्तों से ज्यादा अपने प्रेम जीवन को अहमियत दे रही हो। सु यूमो के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी जब वह शी मेंगजियाओ के बगल में बैठ गई और उसके कंधों पर हाथ रख दिया। ये सच नहीं है। मैंने पहले ही वादा कर दिया था और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती थी। खैर, अब जब तुम्हें एक हैंडसम लड़का मिल गया है, तो तुम हम अपनी गर्लफ्रेंड्स को पूरी तरह से भूल गई हो। शी मेंगजियाओ ने शिकायत की। ये बिल्कुल सच नहीं है। सु यूमो ने विरोध किया। और वैसे भी अभी हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। बिल्कुल नहीं, बड़ी बहन यूमो, आपको उसे बाहर बुलाना होगा और हमें डिनर पर ले जाना होगा। अगर आप हमारे दोस्त को हमसे छीन रही हैं, तो यह उचित ही होगा कि वह हमें भी खाना खिलाए। अगर हम खुश नहीं हुए तो वह आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद छोड़ दे। शिमटर जियाओ ने जोर देकर कहा। जब मुझे सच में कोई बॉयफ्रेंड मिल जाएगा तो मैं पक्का करूंगी कि वो तुम्हें खाने पर ले जाए, सु यूमो ने मुस्कुराते हुए वादा किया। लेकिन अभी तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो कम से कम अपने इस साधारण दोस्त को ही बाहर आकर हमसे मिलने दीजिए। मेरी तरफ से दावत। जाहिर है, जी मटर जियाओ सु यूमो के साधारण दोस्त के बारे में काफी उत्सुक थी। इस पर थोड़ा इंतजार करते हैं, सु यूमो ने सुझाव दिया, क्योंकि वह जानती थी कि शिमटर जियाओ हुआन फैंग को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। हालांकि वे अक्सर मिलते थे, फिर भी वह जल्दबाजी में मुलाकात नहीं करना चाहती थी। परिस्थिति अलग थी। जिया मटर जियाओ अनिच्छुक थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उस रात हुआन फैंग को अपने स्टोव बॉक्स में कुछ भी नया नहीं मिला, लेकिन अगले दिन काम पर उसे कुछ रोमांचक खबर मिली। क्या आप कह रहे हैं कि एक उपकरण पहले ही बिक चुका है? हुआन फैंग की उत्साह से भरी आवाज उसके कार्यालय के पास से गुजरते हुए अन्य कर्मचारियों को सुनाई दे रही थी। हुआन फैंग का उत्साह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। गुओ लियांग ने पहले ही फोन करके बताया था कि विक्रेताओं ने अन्य कारखानों के साथ मिलकर अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली की बिक्री शुरू कर दी है। हुआन फैंग को अपने उत्पाद की बाजार में बिक्री को लेकर पूरा भरोसा था, लेकिन इतनी तेजी से हुई बिक्री उनके लिए एक रोमांचक बोनस थी। गुओ लियांग का उत्साह हुआन फैंग से भी कहीं अधिक था। उस सुबह जब वे अभी अपने कार्यालय में ही थे, उन्हें एक फोन आया जिसमें बताया गया कि एक विक्रेता ने रुइजी ब्रांड के अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली के लिए एक बड़ी फैक्ट्री के साथ सौदा कर लिया है। यदि यह प्रणाली विक्रेता के दावे के अनुरूप प्रदर्शन करती है तो इससे आगे और भी खरीदारी हो सकती है। हुआन फैंग, गुओ लियांग और विक्रेता तीनों को ही अपने अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों की गुणवत्ता पर कोई संदेह नहीं था। उनका तात्कालिक कार्य उपकरण को भेजना और उसे शीघ्रता से स्थापित करना था, साथ ही खरीदार को इसके लाभ दिखाना था। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक बार कारखाने को इसके लाभ मिल जाने पर वे उनके ब्रांड के प्रति वफादार बने रहेंगे। शिपमेंट को तुरंत भेज दो और सेल्स पर्सन की मेहनत की सराहना करना मत भूलना। हुआन फैंग ने फोन पर गुओ लियांग को निर्देश दिया। उनके नियमित कमीशन के अलावा उन्हें नकद बोनस भी दो, और बाकी सेल्स पर्सन, यहां तक कि वर्कशॉप के कर्मचारियों को भी इसके बारे में बता दो। सबको पता चले कि हमारे उत्पाद आधिकारिक तौर पर बाजार में आ गए हैं। समझो, काम हो गया। गुओ लियांग ने कार्रवाई करने की उत्सुकता से जवाब दिया। हुआन फैंग और गुओ लियांग दोनों ही शुरुआती बिक्री के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पुरस्कृत करने के इच्छुक थे। मजबूत शुरुआत और त्वरित कार्रवाई के लिए सराहना आवश्यक थी, जो उस विक्रेता और उसके सहयोगियों के लिए प्रोत्साहन का काम करेगी। कुछ ही समय में पूरी फैक्ट्री में ये खबर फैल गई। मास्टर हे ने पहले ही पहली यूनिट की डिलीवरी का निरीक्षण कर लिया था। उनकी भूमिका महज तकनीशियन से कहीं कर हो गई थी। अब वे कार्यशाला में उत्पादन से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रबंधन करते थे। वहीं गुओ लियांग चुनिंदा रूप से पर्यवेक्षण करते थे, क्योंकि फैक्ट्री अब सुचारू रूप से चलने लगी थी और कार्यशाला में उनकी आवश्यकता नहीं थी। ये खबर खासकर फील्ड में काम कर रही सेल्स टीम के लिए बेहद खुशी की बात थी। उनकी खुशी कर्मचारियों से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि उनकी तनख्वाह कमीशन पर निर्भर थी। बिक्री न होने पर कमीशन नहीं मिलता और परिणामस्वरूप कमाई भी कम हो जाती।
इस सफलता ने उनके लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगा दी। हालांकि ज्यादा समय नहीं बीता था और उन्होंने एक सौदा कर लिया था। इससे उनमें तुरंत जोश आ गया, मानो उन्हें पैसों का ढेर अपनी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा हो। C319 में भाग्यशाली था। बिक्री टीम में यिनहुआ से ज्यादा खुश कोई नहीं था। उन्हें उपकरण बेचने वाले पहले व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त था और वे भली भांति जानते थे कि कारखाना न केवल उन्हें अच्छा कमीशन देगा बल्कि एक अतिरिक्त पुरस्कार भी देगा, जिससे उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। यिनहुआ ने शुरू में देखते हैं क्या होता है के रवैये के साथ रुइजी को ज्वाइन किया था। वह पहले से ही सेल्स, खासकर रियल एस्टेट में काम कर रहा था, लेकिन उस सेक्टर में मंदी आ गई थी और उसे कमीशन मिले काफी समय हो गया था। उसकी कमाई मामूली थी और कमीशन मिलने पर भी वह न तो पर्याप्त होता था और न ही नियमित, जिससे उसके मन में इस्तीफे का विचार आने लगा था। अपना रिज्यूमे जमा करते समय यिनहुआ ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उन्हें इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। यह उनके लिए सौभाग्य की बात थी। रुइजी भले ही कोई बड़ी कंपनी न हो, लेकिन इन कठिन समय में कोई भी नौकरी मिलना एक जीत थी, खासकर उनके सीमित शैक्षणिक अनुभव और बिक्री के अनुभव वाले व्यक्ति के लिए। उन्होंने रुइजी में अपनी नौकरी जारी रखने और साथ ही अन्य अवसरों की तलाश करने का फैसला किया था। लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट उपकरण देखते ही उनकी योजना पल भर में बदल गई। उन्होंने कंपनी के साथ दीर्घकालिक रूप से जुड़ने का निश्चय कर लिया। ऐसा सोचने वाले वे अकेले नहीं थे। कई लोग जो बड़ी कंपनियों में नौकरी न मिलने के कारण इस छोटे कारखाने में आए थे, ऐसे आशाजनक अवसर को देखकर भी इस कंपनी को छोड़ने की इच्छा नहीं रखते थे। यिनहुआ को उपकरणों पर पूरा भरोसा था, लेकिन जिस आसानी और गति से वह बिक्री कर रहा था, उससे वह हैरान रह गया। उसने अभी आधा दिन का काम भी पूरा नहीं किया था और पहले ही एक सौदा पक्का कर लिया था, जो रियल एस्टेट में उसके अब तक के सभी अनुभवों से कहीं बढ़कर था। आज सुबह यिनहुआ उत्साह और घबराहट के मिले जुले भाव से अपने बिक्री कार्यों में जुट गया। सिगरेट का एक पैकेट खरीदने के बाद वह एक ऐसे कारखाने में घुसने में कामयाब रहा जिसे उसके उत्पाद की सख्त जरूरत थी। स्वच्छता विभाग ने हाल ही में कारखाने को सीवेज संबंधी समस्याओं के लिए नोटिस जारी किया था और वे इसका समाधान खोजने में जुटे थे। उन्होंने सीवेज उपचार के कई विकल्पों पर विचार किया था, लेकिन उच्च लागत, असंतोषजनक प्रदर्शन या भारी परिचालन खर्चों की संभावना के कारण वे हिचकिचा रहे थे। अपनी खोजबीन के बावजूद उन्हें कोई संतोषजनक विकल्प नहीं मिला था। ये जानकर यिनहुआ को एक विचार आया। कुछ प्रयास के बाद वे एक ऐसे मध्यम स्तर के कर्मचारी से संपर्क करने में सफल रहे, जिसके पास ऐसे निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। यिनहुआ का अनुरोध सीधा साधा था। वे बस अपने वीचेट मोमेंट्स पर एक पोस्ट साझा करने में मदद चाहते थे और इसके बदले में सिगरेट के 2 पैकेट देने की पेशकश की। 2 सिगरेट के पैकेट की कीमत पर कर्मचारी को इस मामूली सी लगने वाली विनती को ठुकराने का कोई कारण नहीं दिखा। यिनहुआ जिस पोस्ट को साझा करवाना चाहती थी, वह रुइजी ब्रांड के अपशिष्ट जल उपचार उपकरण का एक प्रदर्शन वीडियो था। यिनहुआ को यह विचार संयोगवश आया था और हालांकि उन्हें उम्मीद थी, लेकिन उन्हें लगा कि इसके फलने फूलने में कुछ समय लग सकता है। उनकी हैरानी की बात यह थी कि कर्मचारी द्वारा वीडियो साझा करने के कुछ ही समय बाद उनके सुपरवाइजर की नज़र उस पर पड़ गई। फैक्ट्री प्रबंधन पहले से ही अपने अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली को उन्नत करने पर विचार कर रहा था, इसलिए सुपरवाइजर ने तुरंत उस पोस्ट पर क्लिक कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, वीडियो में दिखाए गए अपशिष्ट जल उपचार उपकरण ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। इस क्षेत्र में कुछ जानकारी होने के कारण उन्होंने उपकरण की उन्नत क्षमताओं और उपयोग में आसानी को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने जरा भी समय बर्बाद किए बिना अपने अधीनस्थ से संपर्क किया और उसे यिनहुआ से मुलाकात के लिए संपर्क करने का निर्देश दिया। इस प्रकार यिनहुआ उम्मीद से पहले ही कारखाने में वापस आ गए। इस बार उनकी मुलाकात एक उच्च स्तरीय अधिकारी से हुई, जिन्होंने उनके उपकरण में रुचि दिखाई थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए यिनहुआ ने अपने बिक्री अनुभव और वाक्पटुता का उपयोग करते हुए अपने उत्पाद का प्रस्ताव रखा। अधिकारी जल्द ही सहमत हो गए। हालांकि तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया गया। कारखाना काफी बड़ा था और उसमें अपशिष्ट जल उपचार में महत्वपूर्ण निवेश किया गया था। स्वच्छता विभाग ने उन्हें चेतावनी इसलिए नहीं दी थी कि वे अपने अपशिष्ट जल की समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उनके मौजूदा उपकरण अक्षम और संचालन में महंगे थे। नए उपकरण खरीदने का निर्णय किसी एक व्यक्ति का नहीं था। फिर भी वीडियो कारखाने के नेतृत्वकर्ताओं, जिनमें मालिक भी शामिल थे, के बीच प्रसारित हो गया। अन्य लोग भी उत्सुक थे, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि हुआन फैन के सीवेज उपचार उपकरण की कीमत अन्य उत्पादों की तुलना में काफी कम थी। उन्होंने इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए एक इकाई खरीदने का निर्णय लिया।
येन हुआ का पहला सौदा महज 3 पैकेट सिगरेट के बराबर कीमत में तय हो गया। वह निस्संदेह भाग्यशाली था, लेकिन इस सफलता में हुआन फैन के सीवेज ट्रीटमेंट उपकरण के शानदार प्रदर्शन का भी योगदान था। बहरहाल, येन हुआ की पहली बिक्री, जो रुइजी फैक्ट्री की भी पहली बिक्री थी, पूरी तरह सफल रही। उपकरण उसी दिन ग्राहक की फैक्ट्री में पहुंचाया जाना था। ग्राहक कई कार्यशालाएं चलाता था, जिसका अर्थ था कि उसे उपकरणों की भारी आवश्यकता थी। यदि परिणाम उनकी संतुष्टि के अनुरूप होते तो निश्चित रूप से और भी ऑर्डर मिलते। सीवेज उपचार उपकरणों की प्रभावशीलता और प्रतिस्पर्धी मूल्य को लेकर आश्वस्त येन हुआ चुपचाप अपने संभावित कमीशन का हिसाब लगा रहा था। अन्य बिक्री प्रतिनिधियों ने, हालांकि अभी तक अपने सौदे पूरे नहीं किए थे, अपने एक सहकर्मी की सफलता को देखकर अपने उत्पाद के प्रति नए सिरे से आत्मविश्वास महसूस किया। इससे उन्हें अपने प्रयासों को दोगुना करने की प्रेरणा मिली। इसमें इतनी हंसी की क्या बात है? तुम्हारी जोरदार हंसी तो पूरी इमारत में गूंज रही है, जी मेंगजियाओ ने हुआन फैन की ठहाकों को सुनकर कहा। उसके घमंडी चेहरे को देखकर वह खुद को उस पर तंज कसने से रोक नहीं पाए। मुझे आज सुबह 100 युआन मिले, हुआन फैंग ने अपनी किस्मत पर व्यंग्य करते हुए जवाब दिया। अगर तुम इतनी जोर से हंसते रहे तो तुम्हें जो 100 युआन मिले हैं, उनसे तुम्हारा बकाया भी पूरा नहीं होगा। शी मटरजियाओ ने पलटवार किया। अरे डायरेक्टर शी, कंपनी ने काम के घंटों के दौरान हंसने पर प्रतिबंध कब से लगा दिया है? हुआन फैंग ने स्पष्ट रूप से नाराजगी जताते हुए विरोध किया। वह नियम सब पर लागू नहीं होता, सिर्फ तुम पर। जी मेंगजियाओ ने अकड़ और गर्व के मिश्रण के साथ घोषणा की। सी 320 हमसे जुड़े। हुआन फैंग ने शी मटरजियाओ को झुंझलाहट भरी नजरों से देखा। क्या वह उसे निशाना बनाने में इससे भी ज्यादा बेशर्म हो सकती थी? जिया मटरजियाओ ने घमंडी भाव से उसकी ओर देखा। स्पष्ट था कि वह महज यूं ही मिलने नहीं आई थी। अपनी दबी हुई धमकियों देने के बाद उसने कहा, ओह, और मैं लगभग भूल ही गई थी। सुश्री बिंग्युन कल आ रही हैं। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि स्वागत समारोह सुव्यवस्थित हो और कोई गड़बड़ न हो। कल आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ, हुआन फैंग ने अपने शुरुआती आश्चर्य से जल्दी उबरते हुए जवाब दिया। इस बार कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने न सिर्फ एक फ्लैगशिप स्टोर खोला था, बल्कि ली बिंग्युन को अपने साथ जोड़ने के लिए भी भारी निवेश किया था। वे इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे थे और हुआन फैंग जानता था कि इतने महत्वपूर्ण समय में लापरवाही करना उसके लिए नामुमकिन था। निर्देश समाप्त करने के बाद जिया मटरजियाओ विदा हो गईं। हुआन फैंग की तरह उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता था, खासकर तब जब कंपनी में आजकल काम का बहुत ज्यादा बोझ रहता था। उसी दोपहर बाद कारखाने से और भी अच्छी खबर आई। पहले बेचे गए उपकरणों के अलावा एक विक्रेता ने अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली का सौदा भी पक्का कर लिया था। एक दिन में सिर्फ 2 सेट बेचना शायद बड़ी बात न लगे, लेकिन हुआन फैंग और उनकी टीम के लिए यह एक आशाजनक शुरुआत का संकेत था। कारखाने के उत्पादों पर उनका भरोसा और भी बढ़ गया। भर्ती प्रक्रिया जोरों से चल रही थी। इस बार वे सिर्फ सेल्स पर्सन ही नहीं रख रहे थे, उन्हें प्रोडक्शन लाइन पर और कर्मचारियों की जरूरत थी। इन पदों के लिए विज्ञापन काफी समय से जारी थे और दिन भर लगातार आवेदन आते रहे। इसी बीच अतिरिक्त प्रोडक्शन लाइनों की खरीद को प्राथमिकता दी जा रही थी, क्योंकि मौजूदा लाइनें कारखाने के नियोजित विस्तार के लिए अपर्याप्त थीं। जिस कारखाने को हुआन फैंग ने खरीदा था, उसके पिछले मालिक की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं, जिससे परिसर में कई इमारतों का होना समझ में आता है। हालांकि खराब प्रदर्शन के कारण उत्पादन लाइनों का विस्तार रोक दिया गया था। अब हुआन फैंग के नेतृत्व में और अधिक लाइनें स्थापित करने की तैयारी के साथ जगह उपलब्ध थी। जब तक नई उत्पादन लाइनें स्थापित और चालू हो जाती, तब तक उनके पास पूरी कार्यबल होने की उम्मीद थी। इन सकारात्मक घटनाक्रमों से उत्साहित होकर हुआन फैंग बड़े हर्षोल्लास के साथ घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, उसकी सारी खुशी हवा हो गई। तुम यहाँ फिर से क्यों आ गई हो? उसने विस्मय से कहा, अपने घर में अचानक प्रकट हुई उस खूबसूरत महिला को घूरते हुए। हुआन फैंग के बैठक कक्ष में जो दोबारा प्रकट हुई, वह कोई और नहीं बल्कि बाई शियाओरू थी, जो कुछ ही देर पहले वहां से गई थी। बाई शियाओरू के घाव पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, लेकिन अब उनकी चलने फिरने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इलाज के बाद वह वापस लौट आए, क्योंकि उसने देखा था कि टोन कियानजुन का किसी दूसरे पक्ष के साथ जल्द ही एक सौदा होने वाला है। वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। याद है, मैंने कहा था कि हम फिर मिलेंगे। बाई शियाओरू ने सोफे पर आराम से बैठते हुए हुआन फैंग को देखते हुए कहा। तुम यहाँ कैसे आए? हुआन फैंग ने अचंभित होकर पूछा।
दरवाजे का ताला सही सलामत था और उसके घर की रखवाली के लिए एक बहुत ही चतुर दिव्य पशु तैनात था। ये सोचते हुए हुआन फैंग ने शियाओबाई को बुलाया और पूछा, क्या मैंने तुम्हें घर पर कड़ी नजर रखने के लिए नहीं कहा था? तुमने किसी को अंदर कैसे आने दिया? शाओबाई ने हुआन फैंग को मासूमियत भरी निगाहों से देखा। बाई शाओरू पहले भी आ चुकी थी और हुआन फैंग के साथ उसकी कुछ हंसी मजाक भी हुई थी, इसलिए शाओबाई ने मान लिया था कि बाई शाओरू उसकी दोस्त है। उसने उसके आने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अगर कोई और होता तो इतनी आसानी से अंदर नहीं आ पाता। अपने कुत्ते को दोष मत दो, शायद उसे लगा होगा कि हम दोस्त हैं। बाई शियाओरू ने लगभग इंसान जैसे दिखने वाले शियाओ बाई की ओर मुड़ते हुए कहा। हम दोस्त हैं, है ना? तुम्हारे साथ दोस्ती? हुआन फैंग ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, हालांकि उसे समझ आ गया था कि शियाओ बाई ने हमला क्यों नहीं किया था। जैसे कि उसने हुआन फैंग की बड़बड़ाहट सुनी ही न हो, बाई शियास ने आगे कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ जरूरत से ज्यादा नहीं रुकूंगी। हुआन फैंग उसकी पहचान से वाकिफ था और जानता था कि वह बेवजह नहीं रुकेगी। उसे अपने राजों के उजागर होने की चिंता थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए हुआन फैंग को उसके अकेले आने से कोई परेशानी नहीं हुई। तुम्हारे पास खाना बनाने का अच्छा हुनर है। बाई शियाओरू ने हुआन फैंग को बड़ी दिलचस्पी से खाना बनाते हुए देखकर टिप्पणी की। ये स्पष्ट था कि वह रसोई में नौसिखिया नहीं था। बाई शियाओरू की उपस्थिति से अप्रभावित हुआन फैंग ने देखते ही देखते खाना तैयार कर लिया। हालांकि उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बाई शियाओरू पहले से ही उसके आगे खाने की मेज पर बैठी हुई थी। मैं तो बस खुद को ही खाने ही वाली थी। बाई शियाओरू ने हुआन फैंग के हैरान चेहरे को देखकर स्वीकार किया। तुम्हें विनम्र शब्द का मतलब बिल्कुल नहीं पता, है ना? हुआन फैंग ने टिप्पणी की। फिर भी वह चॉपस्टिक का एक अतिरिक्त जोड़ा ले आया। खाना बनाते समय उसने बाई शियाओरू के लिए भी खाना तैयार कर लिया था। वाह, आप तो वाकई कमाल के शेफ हैं। बाई शियाओरू ने खाना चखने के बाद चमकती आंखों से कहा। हुआन फैंग के बारे में उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह मार्शल आर्ट और पाककला दोनों में इतना माहिर होगा। क्या आपकी यह यात्रा पिछली बार हुई घटना से संबंधित है? हुआन फैंग ने खाना पकाने के विषय से ध्यान हटाकर उस मुद्दे पर बात शुरू की जिसके बारे में वह अधिक चिंतित था। वह पिछली घटना को लेकर बहुत चिंतित था। भले ही उसने अपना चेहरा ज्यादा नहीं दिखाया था, फिर भी उसे देख लिया गया था। अगर वे लोग उसे ढूंढ निकालने का फैसला करते तो वह सचमुच खतरे में पड़ जाता। हो, बाई शियाओरू ने बिना किसी झिझक के पुष्टि की। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था? मुझे बहुत उत्सुकता है, हुआन फैंग ने पूछा। जरूर, बाई शियाओरू ने हैरानी से मना नहीं किया। सच में? हुआन फैंग चौंक गया। क्या उनके पास गोपनीयता के सख्त नियम नहीं थे? बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है, आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, बाई शियाओरू ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव रखा। तुम्हारे साथ जुड़ूं? हुआन फैंग ने उसकी शर्त पर हैरानी जताते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाए। क्या तुम हमेशा इतनी आसानी से लोगों को भर्ती करती हो? बिल्कुल नहीं, मैंने आपके बारे में पूरी जानकारी जुटा ली है। साथ ही मैं आपको केवल सहयोगी सदस्य के रूप में ही शामिल कर सकती हूँ। पूर्ण सदस्य बनने के लिए आपको निदेशक की व्यक्तिगत स्वीकृति की आवश्यकता होगी। बाई शियाओरू ने समझाया। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में शामिल होना कोई आसान काम नहीं था, इसके लिए बेदाग रिकॉर्ड होना जरूरी था। हुआन फैंग में बाई शियाओरू की दिलचस्पी ने उसे उसके अतीत की पूरी तरह से छानबीन करने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि उसने उसके बचपन के बारे में भी छानबीन की। यही उसकी वापसी का मुख्य उद्देश्य था। अपनी व्यापक खोज के बावजूद बाई शियाओरू हुआन फैंग के गुरु की पहचान के बारे में अनजान थी। उनके अतीत में आंतरिक ऊर्जा के बारे में सीखने का कोई अवसर नहीं मिलता था। ऐसा लग रहा था मानो एक साधारण व्यक्ति ने अचानक इस पर महारत हासिल कर ली हो, जिससे बाई शियाओरू बेहद हैरान थी।